आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, पुलिस। जी। और हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो इसकी एक ऐसी कहानी बताते हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आज भी मतलब अधूरी है। बिल्कुल, ये कहानी है भारत में पुलिस सुधारों की। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कानून या नियमों को बदलने की कहानी नहीं है। अच्छा। ये एक ऐसी जिद की कहानी है जो सरकारों, अदालतों और कुछ जुनूनी अफसरों के बीच दशकों से चल रही है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन दस्तावेजों की मदद से इस पूरी कहानी की परतें खोलें, ये समझने की कोशिश करें कि जिस पुलिस को हम आज देखते हैं उसे बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई और क्या-क्या कोशिशें हुई। हाँ, और क्यों हर बार बात बनते बनते रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट से जिसे अंग्रेजों ने खुद लिखवाया और फिर खुद ही शर्म के मारे छुपा दिया। ये बात है साल 1902 की। ब्रिटिश सरकार ने भारत में पुलिस व्यवस्था की जांच के लिए एक ऑल इंडिया पुलिस कमीशन बनाया। उन्हें लगा था कि रिपोर्ट में कुछ कमियां बताई जाएंगी जिन्हें वो सुधार लेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई उसने लंदन तक सबको हिलाकर रख दिया। 1 मिनट, मतलब 100 साल से भी पहले अंग्रेजों ने खुद अपनी रिपोर्ट में माना कि उनकी पुलिस भ्रष्ट और क्रूर है और फिर उस रिपोर्ट को ही गायब कर दिया। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि भारत में पुलिस प्रशासन अक्षम, भ्रष्ट और क्रूर है। अरे वाह। इनएफिशिएंट, करप्ट एंड ब्रूटल। ये शब्द किसी आंदोलनकारी के नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के अपने कमीशन के थे। तो जाहिर है ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके लिए। बहुत बड़ी। तो उन्होंने वो किया जो उस जमाने में सरकारें करती थीं, रिपोर्ट को दबा दिया। और ये हमें मिली कैसे फिर? आजादी के बाद जब दस्तावेजों को खंगाला गया तो ये रिपोर्ट ब्रिटिश लाइब्रेरी के आर्काइव से वापस मिली। कमाल है। तो एक तरह से भारत में पुलिस सुधार की कहानी की शुरुआत ही एक छुपी हुई सच्चाई से होती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे 1902 में ही पहचान लिया गया था। तो जब 1947 में देश आजाद हुआ जी। तब तो ये सबसे बड़ा और सुनहरा मौका था। बिल्कुल। हम अपनी पुलिस को पूरी तरह से बदल सकते थे, एक ऐसी फोर्स से जो अंग्रेजों के लिए भारतीयों पर हुकूमत करती थी। जी। एक ऐसी सेवा में जो भारतीय नागरिकों के लिए काम करती। एक औपनिवेशिक बल से एक सेवा कल्याण बल बनाने का। पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? हाँ, यही सवाल है। दस्तावेज इसके 2 बड़े कारण बताते हैं। पहला तो बहुत साफ है, देश बंटवारे की आग में जल रहा था। हिंसा और अफरा तफरी। जी। नई सरकार की पहली प्राथमिकता थी किसी भी तरह कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ऐसे में पूरी पुलिस व्यवस्था को बदलने जैसा बड़ा काम करने का न तो समय था न ही माहौल। ये बात तो समझ आती है। जी। लेकिन दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण थोड़ा ज्यादा गहरा है। नए देश के पास इतने संसाधन मतलब पैसा और विशेषज्ञता नहीं थी कि वो रातों रात एक नया पुलिस सिस्टम खड़ा कर सके। लेकिन इसके पीछे एक वैचारिक दुविधा भी थी। वैचारिक दुविधा किस तरह की? देखिए, एक तरफ तो हमारे आदर्शवादी नेता एक ऐसी पुलिस चाहते थे जो जनता की दोस्त हो। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक नया बना देश जिसे अपनी सत्ता और स्थिरता बनाए रखनी थी, उसे उसी पुराने डंडे वाले सिस्टम की जरूरत भी महसूस हो रही थी। अच्छा। शायद उन्हें लगा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए थोड़ी सख्ती जरूरी है और इसी खींचतान में वो बड़ा बदलाव कभी हो ही नहीं पाया। और नतीजा ये हुआ कि हम आजाद भारत में भी 1861 के उसी पुराने ब्रिटिश कानून की गाड़ी को धक्का लगाते रहे। और ये गाड़ी सालों तक ऐसे ही चलती रही। लेकिन फिर 1975 में देश पर एक ऐसा ग्रहण लगा जिसने इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी और खतरनाक सच्चाई को उजागर कर दिया। इमरजेंसी एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट थी। 1975 से 77 के बीच देश ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देखा कि जब पुलिस पूरी तरह से राजनीतिक नियंत्रण में आ जाए तो क्या हो सकता है। उस दौरान पुलिस का भयानक दुरुपयोग हुआ। राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी वजह के जेल में डाल दिया गया, लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया। और पुलिस सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के आदेशों का पालन कर रही थी, कानून का नहीं। बिल्कुल। और जब इमरजेंसी हटी तो इस पर काफी हंगामा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। इसके बाद बनी शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बहुत कड़े शब्दों में कहा कि पुलिस ने कानून के राज को ताक पर रखकर एक पार्टी के औजार के तौर पर काम किया। ये एक बहुत बड़ा आरोप था। हाँ, लेकिन फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। फिर से वही कहानी, मतलब रिपोर्ट को फिर दबा दिया गया। हाँ, 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में वापस आई तो उन्होंने शाह कमीशन की रिपोर्ट को न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि उसकी सारी कॉपियां भी नष्ट करवा दी। लेकिन इस बार एक फर्क था, है ना? हाँ, इस बार एक फर्क था। इमरजेंसी के जख्म इतने गहरे थे
कि पुलिस सुधार की मांग अब सिर्फ कुछ विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रही, ये एक राष्ट्रीय बहस बन गई थी। और इसी माहौल में शायद पहली गंभीर कोशिश हुई होगी सुधारों की। एकदम सही। इसी पृष्ठभूमि में 1978 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी नेशनल पुलिस कमीशन एनपीसी का गठन हुआ। ये आजाद भारत में पुलिस सुधारों की पहली और सबसे व्यापक कोशिश थी। इस आयोग ने कई साल काम किया और एक-एक करके 8 रिपोर्टें दी। और इन रिपोर्टों में क्या खास था? क्या ऐसे सुझाव थे जो वाकई में कुछ बदल सकते थे? बहुत क्रांतिकारी सुझाव थे। एक सुझाव मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है, हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी अथॉरिटी बनाने का। अच्छा। और इसकी अध्यक्षता कोई जज करता। सोचिए, जिले के स्तर पर पुलिस की हर शिकायत की जांच एक जज की निगरानी में होती। ये तो जवाबदेही का एक बिल्कुल नया स्तर होता। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव होता। और राजनीतिक दखल को रोकने के लिए कुछ था। वही तो सबसे बड़ा मुद्दा था। एनपीसी ने राज्य सुरक्षा आयोग बनाने का सुझाव दिया, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। अच्छा। इसका सीधा साधा काम ये देखना था कि पुलिस पर कोई गैर जरूरी राजनीतिक दबाव न पड़े। ये आयोग पुलिस के लिए नीतियां बनाता, लेकिन रोजमर्रा के काम में दखल नहीं देता। मतलब ये सरकार और पुलिस के बीच एक दीवार की तरह काम करता। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी सुझाव था कि राज्य के पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी का चुनाव यूपीएससी के चेयरमैन की अध्यक्षता वाली एक कमेटी करे और उनका कार्यकाल कम से कम 4 साल का हो, ताकि डीजीपी को ये डर ना हो कि अगर उसने किसी नेता की बात नहीं मानी तो कल उसका तबादला हो जाएगा। एग्जैक्टली। अधिकारियों के मनमाने तबादलों और सस्पेंशन को रोकने के लिए भी नियम बनाने की बात कही गई थी। यानी कि जड़ पर हमला किया गया था, राजनीतिक दखल और नौकरी की असुरक्षा जो पुलिस को कमजोर बनाती है। सही। लेकिन इतने बेहतरीन सुझावों का हुआ क्या? मुझे डर है कि मैं इसका जवाब जानती हूँ। आपका डर सही है। फिर वही हुआ। 1980 में जब कांग्रेस की सरकार वापस आई तो उन्होंने एनपीसी की रिपोर्टों को बेसिकली ठंडे बस्ते में डाल दिया। और तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया गया कि ये आयोग पिछली सरकार ने अपनी आलोचना करने के लिए बनाया था। अरे! एनपीसी की पूरी कोशिश पुलिस को एक शासक बल या रिजीम फोर्स से बदलकर एक सेवा उन्मुख यानी सर्विस ओरिएंटेड बल बनाने की थी, लेकिन वो कोशिश अधूरी रह गई। तो सरकारें रिपोर्ट बनवाती रहीं और फिर उन्हें नजरअंदाज करती रहीं। ये सिलसिला कब तक चला? ये दशकों तक चला, लेकिन फिर कहानी में एक नया किरदार आया, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिसने तय किया कि अगर सरकारें नहीं सुन रही तो वो देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। आप प्रकाश सिंह की बात कर रहे हैं? जी, प्रकाश सिंह जो उत्तर प्रदेश और असम के डीजीपी रह चुके थे। उन्होंने 1995 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका, एक पीआईएल दायर की। उनकी दलील बहुत सीधी और सच्ची थी। पुलिस व्यवस्था अब कानून का राज स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और इससे आम नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल। और इस बीच भी सरकारें कुछ तो कर रही होंगी, कम से कम दिखाने के लिए। हाँ, मामला अदालत में था तो सरकारें इसे टालने के लिए नई नई कमेटियां बनाती रहीं। जैसे 1998 में रिबेरो कमेटी बनी, फिर 2000 में पद्मनाभैया कमेटी। लेकिन इन सब ने भी तो लगभग वही बातें दोहराई जो एनपीसी कह चुका था। हाँ बिल्कुल। पद्मनाभैया कमेटी ने तो भारतीय पुलिस की 6 बड़ी कमजोरियां भी गिनाई थीं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने कहा पुलिस का व्यवहार अनुचित है, जांच में पक्षपात होता है, वो अमीरों और ताकतवरों की सेवा करती है, सत्ताधारी दल का औजार बन जाती है, भ्रष्टाचार में डूबी है और अपराध दर्ज करने में आनाकानी करती है। ये कमाल की बात है कि ये आज भी उतनी ही सच लगती हैं। अमीरों की सेवा करना और सत्ताधारी दल का औजार बनना, ये दोनों तो एक ही सिक्के के 2 पहलू लगते हैं ना? बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद खुद से पूछा होगा कि जब दशकों से हर कमेटी, हर आयोग एक ही समस्या और एक ही समाधान बता रहा है, तो फिर ये लागू क्यों नहीं हो रहा? एग्जैक्टली। सालों तक सुनवाई चलती रही और आखिरकार 1 दशक से भी ज्यादा समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो किसी सरकार ने नहीं किया था। हाँ, सरकारी निष्क्रियता से तंग आकर 22 सितंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अब बहुत हो गया और उन्होंने अपनी तरफ से 7 अनिवार्य निर्देश जारी कर दिए जो हर राज्य और केंद्र सरकार को लागू करने थे। ये 7 निर्देश इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। पर अगर हम इन्हें देखें तो ये असल में 3 बड़ी समस्याओं पर हमला कर रहे थे। बहुत सही कहा आपने। पहला और सबसे बड़ा हमला था नेताओं के रोज-रोज के दखल पर। और इसके लिए कोर्ट ने कहा कि हर राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग बनेगा। जी। ये वही एनपीसी वाला आइडिया था, है ना? जी, बिल्कुल वही।
इसका मकसद साफ था, सरकार और पुलिस के बीच एक दीवार खड़ी करना, ताकि मुख्यमंत्री सीधे डीजीपी को फोन करके ये ना बता सकें कि किसे गिरफ्तार करना है और किसे छोड़ना है। अच्छा। इसी के साथ कोर्ट ने डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का तय कर दिया और कहा कि उनकी नियुक्ति यूपीएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से ही होगी। यानी डीजीपी को राजनीतिक आकाओं को खुश करने की मजबूरी से आजाद करना। और सिर्फ डीजीपी ही नहीं, जिले के एसपी और थाने के एसएचओ जैसे जरूरी अफसरों का कार्यकाल भी। हाँ, उनका भी कम से कम 2 साल तय किया गया, ताकि वो स्थिरता से काम कर सके। जी, तो ये पहला बड़ा हिस्सा था राजनीतिक दखल से आजादी। ठीक है। और दूसरा बड़ा सुधार किस क्षेत्र में था? दूसरा बड़ा सुधार था पुलिस के अंदरूनी कामकाज को बेहतर बनाने पर, यानी ऑपरेशनल आजादी। इसमें क्या था? इसके लिए 2 बड़े निर्देश थे। पहला, तबादलों और पोस्टिंग के खेल को बंद करने के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया जाए। इसमें पुलिस के ही सीनियर अफसर होंगे और वो डीएसपी रैंक तक के अधिकारियों के तबादले तय करेंगे। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बंद, जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। और दूसरा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण था। जांच यानी इन्वेस्टिगेशन और कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की शाखाओं को अलग करना। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? अक्सर होता यह है कि जो अफसर एक गंभीर अपराध की जांच कर रहा है, उसे अचानक किसी वीआईपी की सुरक्षा में भेज दिया जाता है। हाँ, या किसी मोर्चे को संभालने। बिल्कुल, इससे जांच प्रभावित होती है। कोर्ट ने कहा कि जांच करने वाली टीम का काम सिर्फ जांच करना होगा, ताकि वो तेजी से और सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो पहला राजनीतिक दखल पर रोक, दूसरा कामकाज में सुधार, और तीसरा और शायद आम नागरिक के लिए सबसे जरूरी हिस्सा था जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। मतलब पुलिस की शिकायतों के लिए। जी, पुलिस के खिलाफ शिकायतें सुनने के लिए कोई सही सिस्टम ही नहीं था। इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिला और राज्य स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाए जाएं, जहां कोई भी आम नागरिक पुलिस के गलत व्यवहार की शिकायत कर सकता है। हाँ, या उनकी निष्क्रियता की भी। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से धूल खारी रिपोर्टों का निचोड़ निकालकर उसे एक अदालती हुक्म में बदल दिया। ये तो एक बहुत बड़ी जीत थी सुधारों के लिए। कागज पर तो ये बहुत बड़ी जीत थी। पहली बार देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकारों को मजबूर किया था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। हाँ, मतलब क्या राज्यों ने इसे लागू नहीं किया? दस्तावेज बताते हैं कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों ही इन सुधारों को लागू करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। क्यों? आखिर कोई भी सरकार पुलिस पर अपना नियंत्रण क्यों छोड़ना चाहेगी? उन्होंने इसे टालने के लिए अजीब अजीब बहाने बनाए, पुनर्विचार याचिकाएं दायर की, पैसे की कमी का रोना रोया। और आज की हकीकत क्या है? 1 दशक से ज्यादा हो गया इस फैसले को। आज की हकीकत मिली जुली और ज्यादातर निराशाजनक है। बिहार सुधार शुरू करने वाला पहला राज्य बना। कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो इसे सही भावना से अपना रहे हैं। लेकिन बड़े राज्यों का क्या? ज्यादातर बड़े राज्यों ने या तो इसे लागू ही नहीं किया या फिर ऐसे कानून बनाए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आत्मा को ही मार देते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सुरक्षा आयोग में विपक्ष के नेता और स्वतंत्र सदस्य होंगे ताकि वो निष्पक्ष रहे। कई राज्यों ने कानून बनाकर मुख्यमंत्री को ही उसका अध्यक्ष बना दिया और उसमें सरकार के ही लोगों को भर दिया। मतलब नाम का आयोग बना दिया, लेकिन नियंत्रण सरकार के ही हाथ में रहा। बिल्कुल। दस्तावेजों में इसके लिए एक बहुत सटीक लाइन लिखी है कि ये सुधार सतही, बनावटी और अवास्तविक हैं। सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल एंड नॉट रियल। यानी कागज पर सुधार हो गया, लेकिन जमीन पर पुलिस आज भी वैसे ही काम कर रही है। मोटे तौर पे हाँ, सुधार की गाड़ी जहां की तहां खड़ी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो काफी साफ है। पुलिस सुधारों का ये सफर 1 सदी से भी ज्यादा लंबा और थका देने वाला रहा है। बिल्कुल। 1902 से लेकर आज तक समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, ये सब कुछ लिखित में मौजूद है। हाँ, 1902 की उस दबी हुई रिपोर्ट से लेकर 2007 के सुप्रीम कोर्ट के 7 निर्देशों तक हर कोशिश का लक्ष्य एक ही रहा है, पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करना और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। लेकिन हम बार बार एक ही दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। सही कहा। हमारी आज की पड़ताल यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब सुधारों का पूरा खाका तैयार है, जब देश की सबसे बड़ी अदालत उस पर अपनी मोहर लगा चुकी है और दशकों से उस पर विशेषज्ञों की सहमति भी है, तो फिर असली बाधा क्या है? क्या ये सच में संसाधनों की कमी है, जैसा कि सरकारें दावा करती हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में ये क्या कहता है, जब उसके अपने रक्षकों को ही राजनीतिक दखल से बचाने के लिए अदालत को दखल देना पड़ जाए?